हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर टीजीटी का सोल्ड है। और 2015 में ये पेपर हुआ था। जितनी ज़्यादा हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और उनका आंसर्स भी अगर हम साथ के साथ उसको देखते चलेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में हमारी इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि जितने भी आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, आप उनको एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि कितनी बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ आ जाता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके रिपीट होते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में से। और जितनी भी हम प्रैक्टिस करें उतनी कम है। अब यहाँ पर देखिए, आपका ये टीजीटी का 2013 का क्वेश्चन पेपर लिया है इंग्लिश का। ओके, आपकी इंग्लिश ग्रामर आपको सिलेबस बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और आपका लिटरेचर। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपका ग्रामर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसफॉर्म the following sentence into exclamatory sentence। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर और आपको ट्रांसफॉर्म करना है। इस तरीके की आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और यहाँ पर उसको आपको पूछा जाएगा कि इसे किस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है इस पार्टिकुलर सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर क्या रूल होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन है, 4 में ही इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हुए हैं। तो ये इससे अगर सपोज कीजिए किसी आंसर में किसी ऑप्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं है तो हम इजीली पता लगा लेते हैं कि ये सही है। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है, वॉट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। लेकिन अगर हम अदर 3 ऑप्शंस भी देखते हैं तो कहाँ क्या मिस्टेक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर अनहैप्पीली, ओके, ये हमारा गलत हो जाता है। और सी में हमारा जैसे ही वॉज लीडिंग, ये हमारा गलत है क्योंकि सिंपल वे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें बनाना है, वॉट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। तो यहाँ पर ही वॉज लीडिंग, वाई, अब यहाँ पर वाई का तो वाई तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है, वाई ही लीड्स, तो यहाँ पर वाई गलत आया हुआ है। और इसी बेस पर हमारा आंसर ए सही है, ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। गुड। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका ये भी ग्रामेटिकल बेस्ड है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और आपसे कहा है कि जो भी आपको यहाँ पर करेक्ट लगता है, बेस्ट लगता है आपके इन 4 ऑप्शन में, आपको उसे यहाँ पर फिल करना है। यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। अब क्योंकि यहाँ पर सिंस आया है तो यहाँ पर किस में क्या आएगा, एम नोइंग नहीं आएगा, राइट। इसका करेक्ट आंसर भी ए है, हैव नोन। यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। अब यहाँ पर देखिए न्यू नहीं आएगा, यू न्यू हिम क्योंकि सिंस आया है। नो भी नहीं आएगा, यू नो हिम सिंस, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। एम नोइंग तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव है वो क्या है, दैट इज ए, यू हैव नोन हिम। तो सेकंड में हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाता है। देन थर्ड वन, अभी आपको लिटरेरी कोटेशन दे दी जाती है। अब ये कोई भी एक लाइन, एक कोटेशन आपको आपके लिटरेरी वर्क्स में से जो भी प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में ऑथर्स, उनमें से दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए पार्टिकुलर बुक्स तो है नहीं, जैसे सपोज कीजिए विलियम शेक्सपियर आपके सिलेबस में है तो उसमें पार्टिकुलर बुक नहीं है कि कौन सा वर्क पूछा जाएगा, कौन सा ड्रामा, कौन सी सोनिट या कोई एक पार्टिकुलर आपसे पोएम पूछी जाएगी, उसको आपको स्टडी करना है। देर इज़ नो लिमिट। शेक्सपियर का इतना ज़्यादा, शेक्सपियर ही नहीं, जितने भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं ऑथर्स,
आप अगर उनके वर्क्स देखेंगे, लिटरेरी वर्क्स देखेंगे, इतने ज़्यादा हैं कि आपको उनको सभी को देखना है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने देखिए एक लाइन दे दी, कितना ज़्यादा लेंथी पेपर आपका आ जाता है, सिलेबस कम लगता है, लेकिन इस तरीके से अगर स्टडी करते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी हो जाता है। अब इन्होंने एक लाइन दे दी, वो भी एक ड्रामा की लाइन ली है विलियम शेक्सपियर की, और आपसे पूछा है कि बताइए ये लाइन कौन से ड्रामा में, यहाँ पर शेक्सपियर कुछ नहीं, बस ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ड्रामा के, कि बताइए ये लाइन इनमें से कौन से ड्रामा की है। टेक और टेक दोज लिप्स अवे, और ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी लाइन पूछी जाती है वो वेल नोन होती है, वो काफ़ी फेमस होती है, और हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही कुछ लाइंस रिपीट होती हैं जो फेमस राइटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आप ये नहीं कह सकते कि अननोन है या फर्स्ट टाइम देखा है, हमेशा इस तरह की लाइन जरूर आती है, और टेक दोज लिप्स अवे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेजर फॉर मेजर। ओके, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा। ये लाइन दी अबाउ लाइन अकर्स इन, ये लाइन कहाँ है, कौन से ड्रामा में है, मेजर फॉर मेजर। देन फोर्थ वन इज, अब ये हमारा फिर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का आ जाता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है और आपसे कहा गया है कि आपको इसको क्या करना है, चेंज करना है। एक तरह से ट्रांसफॉर्म आप किस में करेंगे, और किस में कहा है करने के लिए, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में कीजिए, ही हैड टू साइन ओ बी एग्जीक्यूटेड। ओके, ही हैड टू साइन ओ बी एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, इफ ही हैड नॉट साइंड। या तो क्या करो, साइन करो, अदरवाइज यू विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। अगर उसने साइन नहीं किए होते तो उसको क्या किया जाता, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता। तो क्योंकि हैड टू आया है, राइट, और एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पर इफ कंडीशनल हो गया आपका, ये कि एक कंडीशन है यहाँ पर, तो उसे कॉम्प्लेक्स में हम इस तरीके से यहाँ पर चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस को। इफ ही डिडंट साइन, अब देखिए तो बिल्कुल हमारा गलत है, इससे भी हम आइडिया ले लेते हैं कि कौन सा हमारा सही है। इफ ही हैड साइंड ही वुड नॉट एग्जीक्यूटेड, ये भी देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर। इफ ही वॉज साइंड, ये भी हमारा गलत है, पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली भी रोंग है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, फोर्थ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, चेंज द सेंटेंस। अब यहाँ पर वॉइसेस आई हैं आपकी, एक्टिव पैसिव, और इस सेंटेंस में हमें वॉइस को चेंज करना है। ओके, और किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। ओके, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, और इसको पैसिव में हम बनाएंगे, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। और दूसरे ऑप्शन देख लीजिए, आई एम नॉट अंडरस्टूड। ओके, आई एम नॉट अंडरस्टूड ग्रामेटिकली रोंग है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड मीनिंग, इज योर मीनिंग अंडरस्टूड। तो उसके उस पर देखिए आपको, क्योंकि इसको हमें एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस है डू यू नॉट, और इसको हमें किस में करना है चेंज, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में डू यू है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। देन सिक्स्थ वन, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर करेक्शन आ जाता है आपका, करेक्शन इन द सेंटेंस। अब कौन सा किस में यहाँ पर गलत है, फाइंड आउट द मिस्टेक। द ड्राइवर वॉज पुट गॉट फॉर एक्सीडिंग एंड द स्पीड लिमिट। तो अब उससे उसके तरीके से अगर आप और अदर ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस, दैट इज द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, एंड द आंसर विल बी बी, इन द प्रिजन, इन द। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 6.1 में आपका यहाँ पर
मिस है, सेंटेंस दिया जाता है जैसे कि फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस दिया गया था जिसका ये स्ट्रक्चर था, द ड्राइवर वॉज पुट, ओके। और यहाँ पर वो सेंटेंस नहीं है आपका इस क्वेश्चन पेपर में, और उसमें से कौन सा सेक्शन या कौन सा इस तरह का पोर्शन है जो हमारा गलत है, तो वो मिस्टेक हमें देखनी होती है। और वो क्वेश्चन हमारा जो भी हमारा एक सेंटेंस था उसमें हमारा यहाँ पर बी आंसर आएगा, इन द प्रिजन, राइट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वो सेंटेंस हमारा यहाँ पर मिस्ड है। देन नेक्स्ट वन, सेवंथ वन, अब किसी भी बुक का नाम आ जाएगा और उसके पूछे जाएंगे कि इसके ऑथर कौन है या इसको किसने लिखा है। हु रोट मेटा फिक्शन, तो मेटा फिक्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है डेरिडा। डेरिडा ने लिखा था मेटा फिक्शन। नेक्स्ट देखते, 8th question is complete the sentence. Galsworthy, John Galsworthy play is strife. It deals with the subject of what? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखिए पूछे जाएंगे आपसे कि कोई भी प्ले का नाम, किसी भी नॉवेल का नाम या पोएम का नाम दे दिया जाएगा किसी ऑथर की, और उसकी थीम पूछी जाएगी कि उसकी मेन थीम क्या है, वो किससे डील करता है। जैसे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ए लेबर डिस्प्यूट। जॉन गर्ल्सवर्दी का प्ले स्ट्राइफ है और इसकी जो मेन थीम है वो क्या है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, लेबर डिस्प्यूट, ओके। दूसरे ऑप्शन देख लीजिए, वॉर, जस्टिस, क्लास डिस्टिंक्शन और वो, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लेबर डिस्प्यूट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल have tried their best to provoke the flood victims. Find out the correct antonyms. अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है किसका, जो एक पार्टिकुलर यहाँ पर वर्ड दिया गया है इटैलिसाइज्ड, जिसको इटैलिक लैंग्वेज में लिखा है, तो कि इसका एंटोनिम क्या है। अब प्रोवोक मीन्स क्या होता है, किसी को एक्साइट करना, जिसे कहते हैं ना किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, किसी को इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, गुड। अब इसका यहाँ पर ध्यान रखना कि सिनोनिम पूछ रही हैं आपसे या एंटोनिम पूछ रही हैं। इसमें हरीडली बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जरा सी भी अगर गलती हो जाती है स्टूडेंट से तो हमारे एक एक नंबर काफ़ी वैल्यूबल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोवोक का मीनिंग क्या हुआ, किसी को उकसाना या भड़काना, और इसका एंटोनिम क्या हुआ, किसी को कूल करना, काम करना। तो यहाँ पर देखिए पैसिफाई, ओके, पैसिफाई किसी को क्या करना, शांत करना, कन्विंस करना, अट्रैक्ट करना, ग्रेटिफाई करना। अब इन 4 ऑप्शन में देखिए हमारा कोई भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। प्रोवोक का जो बेस्ट एंटोनिम हमें इन 4 ऑप्शन में मिल रहा है वो है हमारा सी, टू पैसिफाई द फ्लड विक्टिम्स, गॉट। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस में कि आंसर हमारे सामने होते हैं और उन्हीं 4 आंसर में जो भी हमें नियर लग रहा है, क्लोज लग रहा है करेक्ट आंसर के, उसी पर हमें टिक करना होता है। तो इसीलिए इन जो भी हमारे पास सामने 4 ऑप्शन होते हैं हम उन पर ही डिपेंड होते हैं और उन्हीं की कंपैरिजन में हमें फिर अपना आंसर देना होता है। 10th वन देख लेते हैं, वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ, आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सेम दिए हैं, उनका कहाँ उनकी बॉर्निंग थी, कोका पेट, कोका हिल, कोका वैली एंड दैट इज कोका माउथ। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन 11th वन इज पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आपके इसमें वॉइसेस हैं, स्पीचेस हैं, नरेशन सब कुछ आपके सिलेबस में है, इंग्लिश फर्स्ट सेक्शन में ग्रामर में। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। हाउ स्मार्ट यू आर, अब ये क्या है, हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ओके। हाउ स्मार्ट यू आर शी सेड, और अब इसे क्योंकि हाउ आया है, हाउ स्मार्ट यू आर शी सेड, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में जब हम इसे बनाएंगे तो किस तरीके से लेते हैं, सेड का हमारा क्या हो गया यहाँ पर एक्सक्लेम्ड, ओके।
अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा बी, शी सेड, शी एक्सक्लेम्ड दैट, दैट आएगा, ही वॉज वेरी स्मार्ट। ओके, अब देखिए दूसरे ऑप्शन देखिए यहाँ पर, शी एक्सक्लेम्ड दैट आई एम स्मार्ट। ओके, आई आ गया यहाँ पर, ये रॉन्ग है हमारा। दैट शी इज स्मार्ट, हाउ स्मार्ट यू आर, तो शी यहाँ पर गलत आ गया। शी एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पर यहाँ तक तो देखिए सही है। अगर हम अपने 4 ऑप्शन देखते हैं तो हमारे शी एक्सक्लेम्ड 4 में ही आया हुआ है, दैट हमारा 3 में आया है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। शी वॉज स्मार्ट, यहाँ पर शी ये भी गलत आ गया हमारा, शी वॉज स्मार्ट। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो सारे ऑप्शन हमें देखने पड़ते हैं जब हम राइट आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें सारे ऑप्शन देखते हैं अच्छी तरीके से कि कहाँ क्या गलत है, और शुरू में या लास्ट में हमें सेम मिलते हैं। अब यहाँ पर 11th में हमारा करेक्ट आ गया बी, शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, विच, अब ये विलियम शेक्सपियर में से आ जाता है फिर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स, तो ये हमारे वॉयलेट्स के फ्लावर हैं, रोजमेरी, पैंसीज, कोलम्बिन्स, मैड ऑफेलिया, कौन से फ्लावर नहीं जाने देती है, दैट इज वॉयलेट्स। देन नेक्स्ट वन इज, ये भी हमारा शेक्सपियर से रिलेटेड है, 13th वन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर, शेक्सपियर का प्ले है तो उनमें ये लाइन्स शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें देखने को मिलती है, किस में आती हैं ये लाइन्स, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ए, एंथनी एंड क्लियोपैट्रा। और भी दूसरे प्ले के नाम देख लीजिए, हैमलेट, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर, तो 13th का करेक्ट आंसर ए। देन 14th वन, कंप्लीट द सेंटेंस, एक सेंटेंस दे दिया गया और उसे कहा है कि इसे क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। इसके आगे क्या आएगा, जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, क्योंकि जस्टिस, ये जस्टिस क्या है, ये जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है जस्टिस, और ये जस्टिस सोशल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है, और किस कहाँ के सोशल मीन्स कहाँ के प्रॉब्लम ये प्रेजेंट करता है, स्कॉटिश सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम और अमेरिकन लीगल सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारा आता है जॉन गाल्सवर्दी का प्ले जस्टिस प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है अमेरिकन लीगल सिस्टम की। 14th का करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर सी। देन 15th वन, हु हैज रिटन जोसेलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, तो यहाँ पर फिर इन्होंने एक प्ले का नाम, एक बुक का नाम दे दिया लिटरेरी वर्क की, इसके राइटर कौन हैं। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा है सी, जॉन गाल्सवर्दी, तो इन्होंने लिखा था ये जोसेलिन। देन नेक्स्ट 16th one is, what could be the tragic flaw in Hamlet, हैमलेट विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ट्रेजेडी है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो। ओके, हैमलेट में ट्रेजिक फ्लो, नोबल, वॉल्टिंग एम्बिशन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, नन ऑफ डीज, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी, नन ऑफ डीज, क्योंकि हैमलेट में ट्रेजिक फ्लो इनमें से कोई भी नहीं है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि हैमलेट में ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हैमलेट अपनी मदर को, ग्रेटिट्यूड को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, उनके लिए काफ़ी पजेसिव हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज फिल इन द गैप, राइट। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ गए आपके, आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन, अब यहाँ पर क्या आएगा, आई विल सिट, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है डी, इन माई डेस्क टू डू माई
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th वन, ये प्रिपोजिशन, 17th वन आपका प्रिपोजिशन से रिलेटेड है. देन 18th वन, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन. मिल्टन की लिसिडस कौन से ईयर में लिखी गई थी. ओके, पब्लिश नहीं पूछा है, रिटन पूछा है. रिटन, करेक्ट आंसर विल बी डी 1636. द नेक्स्ट क्वेश्चन 19, when was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature. जॉन गर्ल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, लिटरेचर के लिए, और ये उनको कौन से ईयर में मिला था, कब इनको अवार्ड हुआ था. तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं 1932 में. राइट, करेक्ट आंसर है हमारा 19th का सी. देन 20th वन, what is the full name, what is the full name of Mr. W.H. in Shakespeare's sonnet. शेक्सपियर के सोनेट्स में कितनी ही बार आता है, कुछ ऐसे सोनेट्स हैं उनके जो WH को डेडिकेट किए गए हैं, तो उसमें बस आता है डेडिकेटेड टू मिस्टर WH. तो ये मिस्टर हु कौन है, ये WH फुल फॉर्म इनकी क्या है, पूरा नाम क्या है इनका WH का. सो दैट इज विलियम हर्बर्ट. ओके, माना जाता है उनके बेस्ट फ्रेंड रही हैं, तो विलियम हर्बर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी लिटरेरी फॉर्म जैसे है कि असाइड क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो यहाँ पर आपसे लिटरेरी फॉर्म का आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज असाइड. असाइड किसे कहते हैं और असाइड किस में होता है, ड्रामा में होता है. और असाइड जैसे आपने देखा होगा कि स्टेज पर कैरेक्टर्स हैं, वो कोई भी रोल को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस उनको देख रही है, तो जब भी किसी कैरेक्टर का ये पर्पस होता है कि वो जो भी कुछ कह रहा है उसे दूसरे कैरेक्टर्स ना सुने जो स्टेज पर ऑलरेडी हैं, लेकिन ऑडियंस को सुनाई दे जाए. ओके, तो वो क्या करता है, स्टेज से एक तरफ जाकर उस बात को कहता है या बोलता है, और उसे ही असाइड कहते हैं, जैसे कहते हैं ना एक तरफ. तो असाइड यहाँ पर क्या है, व्हाट इज असाइड. इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है, एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज्ड टू हियर. तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कैरेक्टर्स स्टेज पर नहीं होते जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहा है या जो वहाँ भी अपना रोल परफॉर्म कर रही हैं, कितने भी हो सकते हैं वो कैरेक्टर, लेकिन ये सपोज किया जाता है दे आर सपोज्ड नॉट टू हियर, कि वो सुन नहीं रहे हैं. अगर उनको सुनाई भी दे रहा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है और वो पार्टिकुलर कैरेक्टर स्टेज के एक तरफ जाकर कुछ बोलता है. और दूसरे ऑप्शन आपके एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज्ड टू हियर, तो ऐसे ये तो असाइड ही नहीं हुआ कि अगर दूसरे एक्टर उसे सुन पा रहे हैं. लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, ओके, ये भी नहीं है आपका नॉट पेइंग अटेंशन, अटेंशन पे नहीं करना, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ही आता है, ये होता है असाइड. देन 22, फाइंड आउट which part of the sentence has an error. which part of the sentence, अब कुछ यहाँ पर आपको sentences दे दिए गए हैं और इसमें से किस में मिस्टेक है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस नहीं है. नो एरर, that I won the prize, I would have seen to it if I am you. ओके, जिससे कहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो हैड आता है यहाँ पर इफ आई हैड बीन, इफ आई एम यू, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है क्योंकि इसमें गलती है 22 में. देन 23rd, कंप्लीट द सेंटेंस. अब लिटरेरी फॉर्म है आपकी यहाँ भी. ओटेवा राइमा क्या होता है, तो ओटेवा राइमा में कितनी लाइंस हैं, आइम्बिक पेंटामीटर में होता है ओटेवा राइमा. ओटेवा राइमा इज अ, अब यहाँ पर ये आपका सी करेक्ट आंसर है, 8 लाइन. ओके, इसमें कितनी होती है ओटेवा, ओटेवा दैट इज 8, तो इसमें 8 लाइन्स होती है और ये आइम्बिक पेंटामीटर में होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इज
ये फिर ग्रामेटिकल बेस्ड है आपका। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट ऑक्सिलियरी, यहाँ पर कौन सी ऑक्सिलियरी सूट करेगी? ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्केर्सली स्टैंड। अब देखिए ही वॉज सो टायर्ड दैट, सो दैट, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ए, कुड। ही कुड स्केर्सली स्टैंड। 25th वन इज, दूसरे ऑप्शन भी आप देखते चलना, राइट। ऐसा नहीं कि आपको बस आंसर यहाँ पर मार्क लगे हुए हैं तो बस आप उन्हीं को देखते चले, दूसरे ऑप्शन भी आप देखना कि वो क्यों नहीं है। रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एस पी क्यू आर एस, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। अब यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस है, उनको रीअरेंजमेंट करना है। ओनली टाइम विल टेल, यू क्रेडिट द नेशन विद वेदर, ये तो आपने जब आप छोटी क्लास में रही होंगे तब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद विल टर्न आउट टू बी ट्रू। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है 25 का बी। देन 26, हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज। अब इस तरह के क्वेश्चंस देखिए कितने आए हैं कि ऑथर की बुक के नाम दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका राइटर कौन है। काफ़ी आए हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके। रिक्लूज के राइटर कौन है, इसे किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर आ जाता है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, कंप्लीट द सेंटेंस। और कंप्लीट का मतलब यहाँ पर क्या है कि बस मीन्स कंप्लीट इन्होंने बोला, जरूर लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसे कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि कोई फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसा नहीं है। द टर्म नॉवेल, इट वॉज टेकन फ्रॉम, ओके, कौन सी लैंग्वेज? मीन्स इटालियन वर्ड है ये नॉवेल, और इसका जो इटालियन वर्ड है तो वो कौन सा इनमें से आता है? तो नोवेल इज एन इटालियन वर्ड, और ये इटालियन वर्ड कौन सा है यहाँ पर? नॉवेल्टी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है सी। देन 28, हु इज द राइटर? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन है? मिल्टन, गर्ल्सवर्दी, शेक्सपियर, और कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। गुड, तो ये सोल्ड है आपका क्वेश्चन पेपर। ये जितने भी आपके मार्क लगे हुए हैं आप खुद भी एक बार देख लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि उसका आंसर सही नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना क्यों सही नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, फिल इन द गैप। किंग लियर, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किंग लियर, एंड ही हैड हाउ मेनी डॉटर्स? तो फिल इन द ब्लैंक आ जाता है आपका यहाँ पर कि किंग लियर के पास कितनी डॉटर्स थी? तो किंग लियर, ही वॉज अ किंग, और काफ़ी अच्छी ट्रेजेडी है ये विलियम शेक्सपियर की। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है क्योंकि किंग लियर के पास 3 डॉटर्स थी। ओके, 29 आपका। देन 30, कंप्लीट द सेंटेंस। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज। ट्रेजेडी में जब भी कोई गलती होती है, किस में? जजमेंट लेने में, कोई डिसीजन लेने में, तो उसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर देखिए अरिस्टोटल ने भी बताया था, अगर आपने अरिस्टोटल का देखा हो, और वरना ट्रेजेडी में जो ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जब भी ट्रेजेडी होगी तो किसके कारण होगी? जब हमारा हीरो, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उससे कोई गलती हो जाती है तभी तो ट्रेजेडी होती है ना। जैसे किंग लियर से गलती हो गई थी कि उसने अपनी 2 बेटी पर विश्वास किया, एक पर नहीं किया। हैमलेट से गलती हो जाती थी, और जो मैकबेथ से हो गई। मीन्स जब भी ट्रेजेडी होगी तो कोई ना कोई रीज़न रहेगा, या तो उनसे कोई मिस्टेक होगी, और किस में मिस्टेक होगी? जजमेंट लेने में हो सकती है कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया, या जो डिसीजन लिया वो उनका गलत था। तो उसे क्या कहते हैं? ओके, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, तो उसे कहते हैं हेमर्शिया, और ये अरिस्टोटल की द पोइटिक्स में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा है ए, उसे हेमर्शिया कहा जाता है। अच्छा देखिए ना, कितनी बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज हेमर्शिया। तो आप ना दोनों तरफ से उसे, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन लर्न करना। जैसे ऊपर आ जाएगा हेमर्शिया इज, और नीचे ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन रहेगा द एरर ऑफ जजमेंट। तो इन दोनों को ना आप आपस में कनेक्ट करना।
ताकि अगर ऐसे पूछा जाए तो आप इसका ये आंसर दे दें, हेमेरशे पूछा जाए तो उसका द एरर ऑफ जजमेंट आ जाएगा। देन 31 इज फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। अब फिर वही सेम आपका जैसे पीछे आया था कि सेंटेंस दे दिया गया और उसमें पूछा गया है कि इस सेंटेंस में कहाँ आपको क्या गलती लग रही है, क्या मिस्टेक है, और एक ऑप्शन दे देते हैं नो एरर कि कहीं कोई गलती नहीं है, जो भी 3 ऑप्शन है वो सभी सही हैं। अब हमें देखने हैं कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर गलत है। द 2 स्टूडेंट्स वॉक्ड इन साइलेंस बिसाइड्स ईच अदर। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा बी 31 में, बिसाइड्स ईच अदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका बिसाइड्स, जस्ट वेट, यहाँ पर आपका एस। ओके, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, लेट मी इंडिकेट यू, बी साइड्स आया है। ओके, बी साइड एंड बी साइड्स गो, तो यहाँ पे हमारा एस में प्रॉब्लम है। देन 32 इज एलिसिनो इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच। शेक्सपियर के प्ले में कौन सा प्ले था शेक्सपियर का जिसमें डेनमार्क में एलिसिनोर इन डेनमार्क इज द सीन, एक सीन होता है और उसका नाम क्या है, दैट इज एलिसिनोर। तो ये सीन क्योंकि डेनमार्क हैमलेट से रिलेटेड है, सेटिंग इसकी कहाँ थी, डेनमार्क में, हैमलेट की। तो यहाँ पर हमारा 32 का करेक्ट आंसर है सी, दैट इज हैमलेट। देन 33, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑथर ये आपने इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं सभी राइटर्स के मेन आपने एक बार सबके लिटरेरी वर्क्स जरूर एक नोट्स बनाकर रखिए, उनको पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन थे और उनकी अगर आप ना पुराने ओल्ड क्वेश्चन मीन्स अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रही हैं तो उनसे जो भी आपको लग रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलिए और उसके नीचे आंसर लिख लेना। सारा नहीं आपने कॉपी पेस्ट करना है, बस उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस, ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा आता है ना ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो भी इंग्लिश का होता है पेपर उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड डाउन इन विच ईयर। ग्लोब थिएटर जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जल चुका था, तो वो कौन से ईयर में हुआ था? ग्लोब थिएटर के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी 1613। इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट 35 क्वेश्चन इज अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन thou art free, who had said this about शेक्सपियर। ओके, तो बहुत अच्छा किसने बोला था ये शेक्सपियर के बारे में, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन thou art free, ये कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के बारे में। द नेक्स्ट वन इज 36, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बुक्स। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? एंड दैट इज हियर, आई थिंक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1037। इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी, 1667 में इसको पब्लिश किया गया था मिल्टन की पैराडाइज। 38, कंप्लीट द सेंटेंस सिंप्लिसिटी, sweet music and melody are remarkable features of epic, ballad, satire or ode। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ सी है, क्योंकि ओड में सिंप्लिसिटी होती है, स्वीट म्यूजिक होता है, मेलोडी होती है। देन नेक्स्ट वन इज 39, who wrote
लिलीज दैट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स, लिलीज दैट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। तो ये किसने लिखा, हु रोट, इट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हमारा करेक्ट आंसर दिया जाएगा यहाँ पर। देन 41 इज फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस। ओके, फिर एक सेंटेंस है और उसमें हमें मिस्टेक देखनी है, कहाँ एरर है। शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी सो माई अंकल ऑन लास्ट फ्राइडे एट द फेयर। ओके, तो यहाँ पर ये गलत है हमारा, 40 में करेक्ट आंसर है हमारा सी, एट द फेयर। देन 41 इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। तो विजडम का सिनोनिम, सिनोनिम बिल्कुल पूरी तरह से मतलब जो उसके विजडम का ही दूसरा मीनिंग है वो क्या है, सैजेसिटी। यहाँ पर देखिए फुलिशनेस एंटोनिम हो जाता है, सरेंडर, स्वेल, तो सैजेसिटी यहाँ पर विजडम का सिनोनिम है। इससे पहले एंटोनिम्स पूछा था और यहाँ पर सिनोनिम पूछा है 41 में। देन नेक्स्ट, कम दाउ। ओके, एक लाइन दे दी गई है आपको और पूछा गया है कि बताइए किस लिटरेरी वर्क की लाइन है। कम दाउ मॉर्टल रैच विद ए शार्प टीथ नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक डू द अबाउ लाइन्स अकर। और ये हैं हमारी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए। देन 43 विलियम वर्ड्सवर्थ, he has expressed his views on transmigration of the soul in which poem। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल की जो बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो किस में एक्सप्रेस किए हैं उसने अपने इस तरह के थॉट्स। और करेक्ट हमारा आंसर है यहाँ पर डी, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, इमोरलिटी, एंड दैट इज इमॉर्टेलिटी। 44 इज इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्योरेन अपीयर। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें क्योरेन अपीयर होते हैं। आंसर इज सी, इट वॉज किंग लियर, जो एक ट्रेजेडी है। 45 नेम द फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच आपके यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं अब तक, क्योंकि आपके सिलेबस में है और कोई भी ऐसी लाइन नहीं आई थी। तो फिगर ऑफ स्पीच इस तरह से पूछे जाते हैं, एक लाइन दी गई है आपको जैसे आपको बताया था, और पूछा जाएगा कि बताइए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। ओके, जितनी ज़्यादा जल्दी करोगे उतनी ही कम आपकी स्पीड होगी। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है। देन 46 कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ फिर फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं। डज मीन्स, डज मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। ये लिटरेरी फॉर्म है हमारी। तो डज मीन्स होता है जो एक ऐसा सॉन्ग जिसमें क्या है, जो पेनफुल है, जिसमें काफ़ी ग्रीफ है, दुख है, दर्द है। 47 चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमें चेंज करना है। मोहन सेड, ओके अभी हमारा डायरेक्ट है क्योंकि कोमा आया है आपका, देन इन्वर्टेड कॉमाज हैं। अलास आई एम अनडन, और इसको आपने किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट वॉइस में आपने इसको इनडायरेक्ट लेना है आपने स्पीच में। मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। ओके, सैड, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए है 47 में। देन 48 in the blank with correct option given below. His wish is tantamount a command. अब यहाँ पर क्या आएगा, his wish is tantamount a command, option with of to for। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर C2। Who has written Cymbeline? Cymbeline के राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 हु हैज़ रिटन सिम्बलिन। सिम्बलिन किसने लिखा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर। अब इसमें ऑप्शन में देखिए मिल्टन, विलियम शेक्सपियर,
वर्ड्सवर्थ एंड गाउसवर्दी। तो सिमलिन के राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। 49। अब यहाँ पर मिल्टन से क्योंकि बात आती है तो एक बार देखिए, ऊपर आपके मिल्टन से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये था कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, और एक ये था कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 12 कर आते हैं कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर पूछा है आपसे कि ये कब पब्लिश हुई थी, 1667 में। गॉट। जो फर्स्ट ओरिजिनल एडिशन था, मीन्स ओरिजिनली जब पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी तो उसमें 10 बुक्स थी और ये पब्लिश हुई थी 1667 में। लेकिन जब सेकंड एडिशन आया था तो जो ये 12 है आपकी, दो बुक्स को उनको स्प्लिट करके क्या कर दिया गया था, उनको 12 कर दिया गया था, और ये सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1674 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, ये देख लेना कि यहाँ पर आपका अगर 12 आ रहा है और 10 भी आ रहा है तो आप 10 कर आएंगे, क्योंकि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 10। गॉट। और ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को, ये आपका नेक्स्ट कहाँ थे, हम चलते हैं वापस। ये था हमारा 49। 50 फिल इन द गैप। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक आपके, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। तो जॉन गर्ल्सवर्दी की ये ट्रेजेडी है, जस्टिस ड्रामा, और ये किस तरह का है? सटाइरिकल है, इनएप्रोप्रिएट है, वोग है, आयरनिकल है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी आ जाता है, ये आयरनिकल है, क्योंकि टाइटल इसका जस्टिस है लेकिन जस्टिस किसी को भी नहीं मिलता। और यहाँ पर जो जॉन गर्ल्सवर्दी ने एक तरह से आयरनी दिखाई है कि कहने के लिए जस्टिस है लेकिन उनका हीरो कितना ज़्यादा सफ़र करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी, क्योंकि जस्टिस नहीं मिलता। अब यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ या पैसेज आपका दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 51 to 55। ओके। और जितने भी एक क्वेश्चंस होंगे 51 to 55, ये आपके बेस्ड होंगे किस पर? ये जो यहाँ पर आपको पैसेज दिया है, बाय ह्यूमन ऑब्लिगेशंस आई मीन द एबिलिटी टू बिहेव इन अ रीजनेबल वे टू ऑब्जर्व reasonable way to observe restraint, so that restraints do not have to be imposed to be able to think clearly and objectively, so that false doctrines cannot gain ground. I believe that it also means the ability to see through nonsense, political, economic, scientific, and so on, and the feeling that it is a duty to resist it. अब इस तरह के जो आपका पैराग्राफ या पैसेज आता है उसमें ये कभी भी रिपीट नहीं होता, ये आपसे कोई सा भी कुछ भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको देखने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए रिपीटेशन इसमें कभी भी होता नहीं, हमेशा ये आपको डिफरेंट ही दिया जाता है। चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अनसीन अबाउ। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन है 51, 52। ओके, इनको देखना से भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो भी आंसर हैं आपके वो उसी पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, उसी पर बेस्ड है। गुड। और ये थे आपके इन द पैसेज, आ गया ना यहाँ पर इन द पैसेज। तो जो अबाउट पैसेज है उस पर बेस्ड है ये आपके क्वेश्चन। और कहाँ से कहाँ तक थे देखिए आपके 51 to 55, ये देखिए 51 to 55। गुड। अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे 56 क्वेश्चन पर, जो हमारा है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो से रिलेटेड। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो कौन सी कंट्री में इसकी सेटिंग की गई थी? तो ये कहाँ पे सेट हुआ था? वेनिस में। जैसे कि आपका हैमलेट डेनमार्क में, मैकबेथ आपका स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड में तो आपका क्या था? मैकबेथ था, और डेनमार्क हैमलेट। तो यहाँ पर ये हमारा वेनिस, दैट इज ओथेलो। देन 56 का करेक्ट आंसर हमारा ए है। देन 57, चूज द करेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? दिस पेपर ट्वाइस वीकली। तो दिस पेपर, अब यहाँ पर इज अपियरिंग,
इज नहीं आएगा, इज अपियरिंग, अपियरिंग, हैव हैड अपियर्ड, दिस पेपर अपियर्स। गुड। 57 में हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। अब देखते हैं 58, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और फिर आपका यहाँ पर जो आपके इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्रीपोजिशन है, आपके ग्रामेटिकल बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वॉज, अब यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर करेक्ट आएगा, जिससे ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा हमारा और मिस्टेक भी नहीं होगी। देयर वॉज फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, तो दा भी नहीं आएगा। ओके, और इवन नहीं सही होता आपका, दा नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ आपका ए नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। देयर वॉज अ फ्लाई इन मिल्क, करेक्ट आंसर हमारा ए 58 में। तो इस तरह से दिया जाता है करेक्शन इन द सेंटेंस की आपको करेक्ट करनी है। फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया और एक सेंटेंस दे दिया गया कि इसमें प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट कौन सा आएगा। करेक्ट प्रीपोजिशन जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 दिए हैं इन्होंने, एक से रिलेटेड भी सेंटेंस आते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आपको 2 दिए हैं। दे वर statesmen accustomed to the management of great affairs. Okay, accustomed to, that is correct answer आपका यहाँ पर आ जाता है C 59 में। Then 60, what is true of the form of Shakespeare's sonnet? आप शेक्सपियरियन सोनेट की फॉर्म के बारे में क्या सच है? तो देखिए आप शेक्सपियरियन सोनेट में कितने क्वेट्रेन होते हैं और कपलेट होते हैं। इसमें ऑक्टेव सेस्टेट नहीं होते शेक्सपियरियन सोनेट में। इट हैज़ एन ऑक्टेव, क्योंकि ऑक्टेव सेस्टेट तो होते ही नहीं है। इंटीग्रेटेड फॉर्म है विद नो डिवीजन, डिवीजन होती है। इट हैज़ द एंडिंग्स ऑफ अल्टरनेट लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर, राइट। अब यहाँ पर देखिए शेक्सपियरियन सोनेट में हमेशा 3 क्वेट्रेन्स होंगे और 1 कपलेट होगा, राइट। वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर सी, क्वेट्रेन जिसे कहते हैं 4 लाइन्स होती हैं, क्योंकि सोनेट में 14 होती है ना टोटल। तो अब यहाँ पर आपका कपलेट में कितनी होती है 2, और 1 क्वेट्रेन में होती है 4, तो आपके 3 क्वेट्रेन में 12 लाइन्स हो जाएंगी और ये टोटल हमारा हो जाता है यहाँ पर 14। तो हमारा करेक्ट आंसर सी। देन हु हैज़ रिटन रूथ, रूथ किसने लिखा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 61 में आपका विलियम वर्ड्सवर्थ है। हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ, इट वॉज अ पोएम एंड इट वॉज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, देन 62, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, डी में जैसे कि नो एरर, किसी में कोई एरर नहीं है। अब किस में एरर है यहाँ पर? इवन दो द शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव, परचेज इट विद माई ओन मनी, बट आई विश टू। ओके, इनकम्प्लीट है आपका यहाँ पर। तो 62 में आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी। देन 63, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, किस में ट्रांसफॉर्म करना है? इनटू असर्शन। इफ ओनली आई हैड कम 1 hour अर्लियर, इफ ओनली आई हैड कम 1 hour अर्लियर, I wish I come 1 hour earlier, I wish I have come 1 hour earlier, I wish I had come 1 hour earlier, I wish I could come 1 hour earlier. ओके, तो यहाँ पर 63 में हमारा सी। सारे ऑप्शन भी देखते चलिए, जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट इज सोलिलिकी? अब सोलिलिकी एक लिटरेरी डिवाइस है जो ड्रामा में यूज़ होती है, और कितनी बार आप इसको पोएम में भी देखते हैं, लेकिन उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग
एक इस तरह की लिटरेरी डिवाइस जो पोएम में यूज़ होती है, और सोलिलिकी हमेशा एक ड्रामेटिक डिवाइस है सोलिलिकी। और क्या मीनिंग होता है, क्या होती है सोलिलिकी? एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, सीक्रेट स्पीच, एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाई ऑडियंस। अब देखिए, तो हो नहीं सकता कि वो जो भी कह रहा है वो ऑडियंस को सुनाई ना दे, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। एन एक्टर्स स्पीच मेंट फॉर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, कि दूसरे भी कैरेक्टर उसे सुने, तो ये भी गलत है। और सीक्रेट स्पीच, अब ये क्लियर नहीं है कि सीक्रेट से मतलब क्या है। एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ओके। तो यहाँ पर उसके थॉट्स तो सीक्रेट होते हैं, मीन्स दूसरे कैरेक्टर्स उसके बारे में अनअवेयर रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो उनको लाउडली बोलता है। उसके इनर थॉट्स हैं, सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल हैं उसके अपने व्यूज़, लेकिन वो उनको कैसे बोलता है? अलाउड ऑन द स्टेज। अब वो स्टेज पर अगर उनको लाउडली नहीं बोलेगा तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, उनको कैसे पता चलेगा कि उसके रियल थॉट्स क्या हैं? तो यहाँ पर सोलिलिकी किसे कहते हैं? एक तरह से ये इनर कन्फेस कह सकते हैं, मोनोलॉग होता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। अब यहाँ पर ये लाइन है कि कौन सी लिटरेरी वर्क में से ये ली गई है? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है और उनके ये पोएम्स के नाम हैं। तो ये लाइन्स है आपकी, द अबाउ लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम द टेबल्स टर्न्ड, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। देन 66, हु हैज़ रिटन Peter Bell among the following? Milton, Galsworthy, Shakespeare, and the correct answer is William Wordsworth. 66. Then come to 67. Complete the sentence. Milton become blind at the age of. Milton कौन सी एज में ब्लाइंड हो गए थे? The answer is C, 44. Then fill in the, just wait, हम कहाँ पर थे? 68. Fill in the gap. Galsworthy's famous play The Silver Box, it deals with, इसकी थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, या किससे डील करती है? गाल्सवर्थ का प्ले है, उसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। तो देखिए, गाल्सवर्दी की आपने जितने भी ऊपर भी आपने प्ले देखा था, और उनकी जो मेन उनका रीज़न होता है प्ले लिखने का, वो होता है सोशल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना, उनको डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर सिल्वर बॉक्स की मेन थीम क्या है? दी इनइक्वलिटी ऑफ लेबर। 68 में आपका सी आंसर है, दी इनइक्वलिटी ऑफ लेबर। Then 69, complete the sentence. The Island Pharisees has been written by. तो ये किसने लिखा है? It was written by John Galsworthy. Fill in the gap with an appropriate conjunction. अब आपके यहाँ पर कंजक्शन भी पूछे गए हैं, और इस बार आपके पास प्रीपोजिशन है आपके, लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, हम सिर्फ उसका राइट आंसर दे सकते हैं। फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन कौन सा आएगा यहाँ पर? यू विश इट, इट शैल बी डन। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में हैविंग यू विश इट, विद यू विश इट, फॉर यू विश इट, तो कितनी बार इतने सिंपल आपके ऑप्शन दिए होते हैं कि हम इजीली भी पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। स्टार्टिंग में कंजक्शन कौन सा आएगा यहाँ पर? सिंस, सिंस यू विश इट, ओके, क्योंकि आप ऐसा चाहते हो। सो 71, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पर वॉइस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आया है। वाई डिड ही डिफ्रॉड you of your earnings by him? Why did he defraud you? Then question mark। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है आपका, अब देखिए इसकी वॉइस चेंज करनी है,
वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाई हिम, तो ये हमारा किस में है, बाई हिम, वाई डिड ही, और इसकी यहाँ पर हमने वॉइस चेंज कर कर यहाँ पर आ जाता है बाई हिम यू डिफ्रॉडेड, वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग, ओके ये ऑफ है, ऑफ योर अर्निंग्स, तो 71 में हमारा करेक्ट आंसर डी है। देन 72, इन विच ईयर जॉन गर्ल्स वर्दी रेफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, उनको नाइटहुड का ऑफर दिया गया था लेकिन उन्होंने कौन से ईयर में रेफ्यूज कर दिया, 1917 में। देन कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। शी गेव हिम, और उसके बाद यहाँ पर दैट, दैट वॉट, दैट विच, शी गेव हिम वॉट ही वॉन्टेड, शी गेव हिम वॉट ही वॉन्टेड, यहाँ पर हमारा ए आ जाता है 73 में राइट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 74, फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर ऊपर कंजक्शन था आपका, यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है। वॉलपोन फेल आ विक्टिम हिज ऑन ग्रीड, तो विक्टिम के बाद हमारा प्रीपोजिशन क्या आएगा, दैट इज टू। 74 में करेक्ट आंसर आपका ए, वॉलपोन फेल आ विक्टिम टू हिज ऑन ग्रीड। ओके, वॉलपोन आपका बेन जॉनसन ने लिखा था, ये ड्रामा काफ़ी अच्छी कॉमेडी है बेन जॉनसन की। देन 75, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म का क्या मीनिंग है, इट इज अ लिटरेरी थेफ्ट। ओके, 75 करेक्ट आंसर दैट इज बी, लिटरेरी थेफ्ट। 76, who is Harold Cleverer in Galsworthy's Justice, गोल्सवर्दी का प्ले है जस्टिस और इसमें हैरोल्ड क्लेवर कौन है, तो हैरोल्ड क्लीवर डिफेंस काउंसिल हैं। 76 में करेक्ट आंसर है हमारा बी। देन 77, कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर आपकी लिटरेरी फॉर्म आती है, लिटरेरी जैसे कि आपका एस्थेटिसिज्म, तो यहाँ पर एस्थेटिसिज्म का क्या मीनिंग होता है, एस्थेटिक मीन्स ऑफ कोर्स दैट इज ब्यूटी। ओके, डिस्पेयर, प्लेजर, सोरो, तो यहाँ पर आपका ब्यूटी आएगा। देन 78, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज known as the first folio, most important question and it is always repeated in other competitive exams also। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर अच्छे तरीके से कर लेना बिना ये सोचे कि ये कितने साल पहले पूछा गया था। 78, 1623, शेक्सपियर का जो फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन आया था जो जाना जाता है किस नाम से, फर्स्ट फोलियो के नाम से, और ये पब्लिश हुआ था 1623 में। देन 79, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, तो फिगर ऑफ स्पीच आपसे इस तरीके से भी पूछे जाएंगे, बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के तो लड़के ही रहेंगे, और यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है डी, मेटोनिमी 79 में। देन 80, अब यहाँ पर आपका स्पेलिंग जो आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड, जैसे कि एक वर्ड दे दिया गया आपको और यहाँ पर इन वर्ड में आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड है जो हमारा मिस स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पर देखिए हमारा डी, डायलेमा। देन 81, फिल इन द गैप, द पब्लिक आर कॉशन्ड। ओके, प्रीपोजिशन है यहाँ पर आपका, तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा फिल इन द ब्लैंक में, दैट इज डी, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, द पब्लिक आर कॉन्शर्न अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। 82, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्रेवन, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग दैट इज कावर्डली। नेक्स्ट वन इज, अब ये सारे आपके ना ज़्यादा
ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो ग्रामर से रिलेटेड थे, मिक्स किए हुए हैं इसमें। और जनरली क्या होता है कि पहले आपका सेक्शन ए में से पूछे जाते हैं, फिर लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स किए गए हैं। कंप्लीट द सेंटेंस द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। अब ये आपका वही है जो ऊपर एक हेमर्शिया आया था ट्रेजिक हीरो में, अरिस्टोटल द पोइटिक्स की हम जब बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, एक ट्रेजिक हीरो का जब फॉर्च्यून रिवर्स होता है, और रिवर्स में आप देखिए ट्रेजेडी तभी तो होगी ना जब उसके फॉर्च्यून में चेंजेस आएंगे। कोई भी ट्रेजिक ड्रामा आप देख लीजिए, अगर हीरो के साथ ट्रेजेडी होती है तो उसका स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चलता है, उसे ऐसे दिखाया जाता है कि वो काफ़ी लकी है, फॉर्चुनेट है, और सब कुछ उसके पास है, देर इज़ नो लैक ऑफ एनीथिंग विद हिम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसका वही फॉर्च्यून क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स से मतलब अब जो भी कुछ उसके पास था वो सब आहिस्ता आहिस्ता उससे बाई एंड बाई क्या होने लगता है, उससे लिया जाने लगता है या छीना जाने लगता है, बिकॉज ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, या उसकी अपनी कोई गलती हो सकती है डिसीजन लेने में। तो उसे क्या कहा जाता है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है पेरिपेटिया। ओके, बी पेरिपेटिया। अब जैसे ऊपर आपको बताया था कि हेमेर्शिया एन एरर इन जजमेंट, राइट। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है इसका दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर कर, व्हाट इज पेरिपेटिया, राइट। और ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका होगा द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो ये इस वे में जैसे ऊपर आपने नोट्स बनाए थे हेमेर्शिया के बारे में, ऐसे इसको कनेक्ट करना, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून दैट इज पेरिपेटिया। गुड, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। देन 84, व्हाट इज यूफोनी। अब लिटरेरी टर्म आ रही हैं आपके, यूफोनी किसे कहते हैं। तो यूफोनी, अब देखिए फोन, इसमें वर्ड आया है फोन, तो फोन किसे कहते हैं, दैट इज अ साउंड। अब यहाँ पर किस तरह की साउंड है यूफोनी, नाम लेने से ही लग रहा है कि काफ़ी स्वीट साउंड, प्लीजेंट साउंड। तो यूफोनी किसे कहते हैं, प्लीजेंट साउंड को। देन 85, complete the sentence with correct option. Frailty, okay, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। Frailty, thy name is woman, this remark is made by। तो ये किसने कहा था कि फ्रेलिटी तुम्हारा मीन्स जिसे कहते हैं कि बेवफा, तुम्हारा दूसरा नाम ही औरत है, या वीकनेस, कमजोरी का दूसरा नाम ही औरत है, और बेवफाई का, धोखेबाजी का। तो ये किसकी लाइन थी, ये किसने कहा था, ये हैमलेट ने कहा था। हैमलेट ड्रामा में है ये, विलियम शेक्सपियर के, और ये हैमलेट ने अपनी मदर के लिए बोला था, गर्ट्रूड के लिए। गुड, तो यहाँ पर ये किंग लियर गलत आंसर है, और आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, दैट इज हैमलेट। गुड, देन 86 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब यहाँ 4 आपके सामने सेंटेंस है, और हमें फाइंड आउट करना है कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम रीड अ बुक, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। तो 86 में हमारा डी आएगा यहाँ पर, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। और कौन देगा ये नहीं पता, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, पैसिव वॉइस है, बस ये कि सैलरी क्लर्क को दे दो, कौन देगा, तो इसलिए इसका डी आएगा आपका यहाँ पर आंसर। 87, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस को किसने इन्वेंट किया और किसने इस फ्रेज को पॉपुलर किया। तो द करेक्ट आंसर इज जॉन राइमर। ओके, 87 का करेक्ट आंसर होगा सी, जॉन राइमर ने पोइटिक जस्टिस फ्रेज को इन्वेंट किया और पॉपुलराइज्ड किया। 88, आ लिरिक इज, लिरिक क्या है, अ लॉन्ग पोएम written in the form of an address or a poem written in praise of God। और ऑप्शन देख लेते हैं 88 में,
short poem in which the poet expresses his or her intense personal feelings. तो लिरिक क्या है? एक शॉर्ट पोयम है और जिसमें पोएट अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आएगा 88 में सी। देन 89, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एलेक्जेर। 89 में हमारा करेक्ट आंसर है ए। देन 90, हु रिवाइज्ड King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end. Who revised King Lear? King Lear को किसने रिवाइज किया ताकि कॉर्डेलिया लास्ट में किससे मैरिज कर सके? एडगर से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा नाउ दैट। देन 91 इज आपके ना इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और इसलिए इतना ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन को देखते चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेक्स्ट वन 91 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है जो उन्होंने किस में कहा है? द अबाउ लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेटेंट soon little we see in nature that is ours। तो ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा बी। 92, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड। तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है द प्रील्यूड और इसमें कितने पार्ट्स हैं? 14। 92 का करेक्ट आंसर हमारा सी है 14। देन कम टू द 93 वन। In which play of Shakespeare does Adam appear? विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये कैरेक्टर अपीयर होता है जिसका नाम है एडम? और ये आता है हमारी कॉमेडी, एक रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की जिसका नाम है एज यू लाइक इट। तो ये कैरेक्टर इसमें अपीयर होता है। देन 94, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जैसे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हैमलेट तो वो फ़ौरन निशान किस पर लगा देती हैं? शेक्सपियर पर। लेकिन पूरा नाम क्या है? बुक का पूरा नाम है यहाँ पर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? बी, दैट इज टी.एस. इलियट। 94 में ये किसने लिखा था? टी.एस. इलियट ने। देन 95, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये सैमसन एगोनिस्टिस सैमुअल जॉनसन का है और ये क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है, राइट? वर्स प्ले, एपिक, शॉर्ट स्टोरी, सैमसन एगोनिस्टिस। इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज? आई थिंक ये शायद मिल्टन से भी रिलेटेड है आपका, जॉन मिल्टन से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन, टू डिपेंड अपॉन? ओके, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टू काउंट अपॉन, टू डिपेंड अपॉन। 97, लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, ये आपका सैमसन एगोनिस्टिस मस्ट बी रिलेटेड टू जॉन मिल्टन एंड इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा। लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय whom? तो लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन को किसने यहाँ पर लिखा था? लाइफ ऑफ मिल्टन, सैमुअल जॉनसन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हैज़ बीन रिटन बाय whom? चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 97। देन 98, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन्होंने यहाँ पर किसका एंटोनिम पूछा है? 98 में एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ एपैथी, दैट इज कॉपरेशन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 98 में। कम टू द 99, इन विच ईयर। देखिए जस्टिस से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। जॉन गॉल्सवर्दी का ड्रामा है जस्टिस और ये कब पब्लिश हुआ था? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910। 99 क्वेश्चन है आपका। देन 100,
व्हाट डज द इडियम स्मेल अ रैट मीन्स? ओके, तो ये इडियम है टू स्मेल अ रैट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? टू हैव रीजन टू रेस्पेक्ट, टू टॉक बोस्टफुली, टू टॉक अनफेयरली और टू डिसग्रेस। टू स्मेल अ रैट, टू हैव रीजन टू रेस्पेक्ट। देन 101 इज इन विच ईयर, ये भी आपका ऊपर आया था एक बार क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ का है ये। द प्रिल्यूड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर बी। देन 102 चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, वॉइसेस भी काफ़ी आ रही हैं आपकी। अब इस सेंटेंस को आपने पैसिव बनाना है। आई सो हिम ओपनिंग द बॉक्स, ही वॉज सीन opening the box, right? Passive. Then next question is 103. Who is Hamlet's beloved in Hamlet? विलियम शेक्सपियर का ड्रामा, उनकी एक ट्रेजिक ड्रामा हैमलेट, तो इसमें हैमलेट की बिलविड का क्या नाम है? उनकी बिलविड का नाम है ओफेलिया। 104 complete the sentence. शेक्सपियर हैज़ रिटन हाउ मैनी हिस्टोरिकल प्लेज? तो शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे हैं, और कितने लिखे हैं? ओनली 8। देन फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अ सोनेट कंसिस्ट, एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? तो ये ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन आया था इस तरीके का कि कितने उसमें पार्ट होते हैं, क्वेट्रिन, 3 क्वेट्रिन एंड 1 कपलेट। तो उसमें देखा था आपने कि उसमें कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हमारा ए आ जाएगा। 106 कंप्लीट करना है अभी सेंटेंस को। कॉमर्स, तो ये कॉमर्स जॉन मिल्टन का है आपका, और ये क्या था? इट वॉज अ पेस्टोरल एलिगोरी। पेस्टोरल एलिगोरी। देन 107 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब ये कुछ ऑप्शन है, इनमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ही वॉज एस्टोनिश्ड फॉर हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हिज सक्सेस, और ही वॉज एस्टोनिश्ड इन हिज सक्सेस, और ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्रीपोजिशन? दैट इज एस्टोनिश्ड के साथ, दैट इज एट हिज सक्सेस। तो 107 में आपका ए है। कंप्लीट करना है फिर जॉन मिल्टन का। फिर आ रहा है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स एरियोपेजिटिका कंसर्न विद। तो मिल्टन की ये लिटरेरी वर्क है उनका एरियोपेजिटिका, और इसकी थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इट इज़ कंसर्न विद व्हाट? सो देयर इज अ लिबर्टी ऑफ प्रेस। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ बी है। कंप्लीट द सेंटेंस, फिर सेम वही आया है कि सेंटेंस यहाँ पर आपकी लिटरेरी फॉर्म एपिफैनी मीन्स 109, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। गॉड की प्रेजेंस को मैनिफेस्ट करना, उसे कहते हैं एपिफैनी। देन 110 पर आ जाते हैं। ओके, काफ़ी क्वेश्चंस है तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि आप सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर ले एक ही वीडियो में। फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, और जो भी इसमें 4 ऑप्शन में बेस्ट आपको वर्ड लगता है, और कौन सा आएगा यहाँ पर सुटेबल वर्ड? आई एम बैडली इन नीड। इन नीड ऑफ वॉट? ओके, इन नीड ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 110 में करेक्ट प्रीपोजिशन, दैट इज ऑफ। अब यहाँ पर फिर शेक्सपियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले में शेक्सपियर ने एक रॉयल, मीन्स क्रिमिनल तो है लेकिन कैसा है? रॉयल है। तो कौन सी प्ले में प्रेजेंट किया है विलियम शेक्सपियर ने? आंसर कौन सा है? सी, रिचर्ड III। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। और ये सब हिस्टोरिकल प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। 112 हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी। एक तो आया था ना आपका अभी पीछे WH, मिस्टर WH, तो उन्होंने अपने सोनेट्स को किसको एड्रेस किया है?
मिस्टर डब्ल्यू एच एंड डार्क लेडी। तो डार्क लेडी को कितने सोनेट उन्होंने एड्रेस किए हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर है B28, एड्रेस्ड टू डार्क लेडी। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH मिस्टर WH बाय विलियम शेक्सपियर? तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं और उनमें से कुछ उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं और कुछ मिस्टर WH को एड्रेस किए हैं। तो यहाँ पर डार्क लेडी को उन्होंने कितने किए हैं? 28, राइट। और WH को किए हैं उन्होंने 126। तो 113 का राइट आंसर होगा D, 126। The next question is 114. Who asked how many children had Lady Macbeth? ये किसने क्वेश्चन पुटअप किया था? क्योंकि देखिए जब हम मैकबेथ ट्रेजेडी पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो उसमें कहीं कुछ ऐसा कोई मेंशन नहीं होता वेदर शी वॉज चाइल्डलेस और नॉट, या मैकबेथ को कितने बच्चे थे, लेडी मैकबेथ क्या वो चाइल्डलेस थी? तो ये क्वेश्चन किसने पूछा था? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? एंड AC ब्रैडले की काफ़ी फेमस बुक है और ये क्वेश्चन AC ब्रैडले ने उस बुक में पुटअप किया था। देन 115, हु कंसिडर रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? तो ये यहाँ पर 115 में हमारा करेक्ट आंसर C है, थेओडोर वेड्स डंटन। नेक्स्ट 116 इज हु इज नोन एज द फोर्थ विच? ओके, और यहाँ पर हमारा मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का ट्रेजिक प्ले मैकबेथ, और उसमें विच होती हैं। तो 3 विचेस होती हैं उसमें। जब प्ले स्टार्ट होता है तो 3 विचेस से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि 3 विच से अलग जो एक सबसे ज़्यादा मीन्स मोस्ट डेंजरस विच होती है वो एक और होती है, फोर्थ वन। तो क्योंकि 3 विचेस होती हैं, अब यहाँ पर फोर्थ विच कौन है जिसे शेक्सपियर के ड्रामा में माना गया है, कहा जाता है? हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वीमन कैरेक्टर्स? तो ये किसको माना गया है? लेडी मैकबेथ को, क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था जो उनके घर में गेस्ट बनकर आया था, जिनको उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया था बनाकर, उसी का उन्होंने मर्डर किया था, काफ़ी ब्रूटली मर्डर किया था उन्होंने। तो लेडी मैकबेथ को माना गया है फोर्थ विच। देन 117, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर फिर आपकी प्रीपोजिशन आ रही है, फिल इन द ब्लैंक इस तरीके से आ जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें कुछ प्रीपोजिशंस के ऑप्शन होते हैं कि उसमें आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। शी इज इग्नोरेंट ऑफ वॉट शी प्रिटेंड्स टू नो। तो यहाँ पर 117 में शी इज इग्नोरेंट ऑफ वॉट शी, बी आएगा आपका यहाँ पर। कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल। मिल्टन की पोइटिक स्टाइल आती है यहाँ, और वो किस तरह से है? जैसे कि फ्रांसिस बैकन की एफोरिस्टिक स्टाइल है, चार्ल्स लैम्ब की पर्सनल स्टाइल है, और तो जॉन मिल्टन की जो पोइटिक स्टाइल है वो जनरली कैसी मानी जाती है? इट इज़ कम्प्लीटली प्लेन, ग्रैंड, क्लासिकल और ऑर्नामेंटल। तो यहाँ पर देखिए अगर माने तो राइट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ग्रैंड, उनकी ग्रैंड पोइटिक स्टाइल है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा C आएगा, प्लेन नहीं कह सकते। उनकी पोइटिक स्टाइल जैसे पैराडाइज लॉस्ट में भी आपने देखी होगी, तो ग्रैंड स्टाइल है उनकी। 119, टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में ये आपका सेंटेंस है, डू यू राइट अ गुड हैंड? ओके, अपोस्ट्रोफी आपका इन्वर्टेड कॉमास में है, ही सेड, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में ट्रांसफॉर्म करना है इसको हमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। डू यू राइट अ गुड हैंड? ही सेड, ही आस्क्ड। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पर आस्क्ड आया है। वेदर, और देखिए सभी में यहाँ तक सेम है 4 ऑप्शन में। ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड।
करेक्ट आंसर 119 में होगा हमारा ए। देन 120 व्हाट इज बैरोक, बैरोक किसे कहते हैं? इट इज जस्ट अ स्टाइल, स्टाइल को बैरोक कहते हैं। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देन 121 करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इन्हें करेक्ट कीजिए जो नीचे सेंटेंस हैं। इट वॉज बिटर कोल्ड, राइट। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज बिटरली कोल्ड, इट वॉज कोल्ड बिटर, ओके ये भी गलत है हमारा। इट वॉज आउटफुल कोल्डली बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकली। इट वॉज कोल्ड बिटरली ये बिल्कुल गलत है। इट वॉज बिटरली कोल्ड, राइट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है डी। देन नेक्स्ट वन इज 122 फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। फिर वही आ जाता है कि इस कौन से पार्ट में यहाँ पर सेंटेंस के कौन सा पार्ट यहाँ पर गलत है। तो डी आ जाता है नो एरर। आर यू ओ मैरिड लिव्ड अलोन। अब यहाँ पर 122 में हमारा बी लिव्ड अलोन। देन 123 pick out the correct spelling of the word among the following words। अब करेक्ट स्पेलिंग है जो इन्होंने वर्ड दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। प्लेटिट्यूड, तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है, और आंसर है हमारा डी प्लेटिट्यूड। देन 124 फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। कौन सी प्रोवर्ब यहाँ पर करेक्ट है? डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर और डायमंड कट्स डायमंड, राइट। तो ये वो प्रोवर्ब है जो काफ़ी फेमस है और यही हमारी करेक्ट है। देन नेक्स्ट वन इज चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। तो वो कौन सा रोमन जनरल था जिसने इंग्लैंड को कॉन्क्वर किया था 43 BC में? जूलियस सीजर, क्लॉडियस, एंटनी और नन ऑफ दीज। तो 125 ये हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है और यहाँ पे राइट हमारा आंसर है क्लॉडियस, राइट। तो ये आपके 125 क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में आएंगे और ये आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर, रियल पेपर है, आपका ओरिजिनल पेपर है। 125 क्वेश्चंस। तो आपने आइडिया, आपको एक दो भी अगर आप देख लेंगे ना, सीरियसली आप स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं फिर कोई नया क्वेश्चन पेपर।